पेपर सही से नहीं हुआ, उसके साथ गड़बड़ हुई, उसके साथ दिक्कत हुई, तो क्या इस बच्चे के साथ गलत नहीं हो रहा है? अगर गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता है? उन्होंने जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट पता है उन्होंने हमसे एक बात और कही कि आपने 24 तारीख का पेपर देखा और आपने 30 तारीख का पेपर देखा, क्योंकि हम 31 को गए थे उनके पास। तो आपने देखा होगा कि 24 को बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी और 30 को कम गड़बड़ थी। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 24 को जो गड़बड़ थी ना, वो बहुत छोटे लेवल पे थी। जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ा है वो गड़बड़ ज़्यादा होते गई है, कम नहीं हुई है। और इस बात के साक्षी सारे के सारे बच्चे हैं जो पेपर में बैठ के आए हैं, जिन्होंने पेपर देखा है। इस बात का साक्ष्य सारा का सारा यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप 24 तारीख की वीडियोस देख लेना और 30 तारीख की। मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने सुधारा है, लेकिन चीज़ों में और गड़बड़ ज़्यादा हुई है। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप जैसे कह रहे हो कि 24 तारीख को कम गड़बड़ी हुई है पर 30 तारीख को ज़्यादा, इस बात को बच्चे समझ नहीं पाएंगे। 24 तारीख को जैसे जो इशू आए वो आए कि 2-3 सेंटर पे पेपर कैंसिल हो गया। 2-3 सेंटर पे कैंसिल, ये सबसे बड़ा इशू आया था। दूसरा, सेंटर खराब थे, सर्वर स्लो था, माउस खराब थे, डिस्प्ले खराब थी, ये सब इशू आए। सेंटर बहुत गड़बड़ जगह पे थे। लेकिन 25 तारीख से और नए इश्यूज आने लग गए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 25 तारीख को एडमिट कार्ड बच्चे ने डाउनलोड करा। अब उसका क्या हो रहा है कि पहले पेपर उसको लग रहा था कि मेरा इस सेंटर पे, नए एडमिट कार्ड में नया सेंटर आ गया। ये 25 तारीख को एक और इशू आ गया और ये इशू स्पीड से सेंटर चेंज किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इशू तो चल ही रहा था। अगले दिन 26 तारीख को क्या इशू आता है कि बहुत सारे बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करे तो उनके एडमिट कार्ड पर कोई एड्रेस ही नहीं है कि पेपर कहाँ होना है। ये अगले दिन एक और नया इशू आ गया। जो चल रहे थे वो सब लगातार चल रहे हैं। सेंटर खराब है, माउस लैग कर रहा है। 27 तारीख को क्या होता है, बच्चे के ऊपर हाथ उठा दिया जाता है, बच्चे के नाक से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। आप सबने वीडियो देखी होगी। वो वीडियो मैंने नहीं बनाई, उस बच्चे ने बना के भेजी। तो इसका मतलब है और नया इशू ऐड हुआ। 28 तारीख को फिर से वीडियो आती है कि बच्चों को सेंटर के अंदर बंद करके रखा गया है। बच्चों 9:30-10 बज चुके हैं और बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। 28 तारीख की ये वीडियो है। उसका मतलब है कि फिर से नया इशू हुआ है। यानी कि फिर 28 तारीख को और 29 तारीख को इशू आता है कि पेपर के अंदर जो आंसर करेक्ट है उसको पहले से बोल्ड कर रखा है। तो क्या ये नया इशू नहीं? हाईलाइटेड था आंसर पहले से ही। अगर हाईलाइटेड आंसर आ रखा है तो इसका मतलब ये तो एक और नया इशू आ गया। तो इश्यूज रोज नए आए हैं। इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि समझ नहीं सकते हो। ऊपर पेपर चल रहा है, नीचे बारात आ रही है। भाई पूरे साल मेहनत करके आदमी जब लाइब्रेरी में पढ़ता है ना, जब हम लाइब्रेरी देखने जाते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस लाइब्रेरी में बाहर की आवाज़ तो नहीं आती, यहाँ पे कुर्सी खिसकाने पर आवाज़ कैसी हो रही है, ये सब देखते हो ना भाई सारे लोग। तो क्या पेपर में बारात की आवाज़ में पेपर कर लोगे? तो फिर कैसे फेयर हुआ? और इस चीज़ को इतने बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई। काफ़ी सारे सेंटर ऐसे थे जहाँ पे बच्चों का बीच में पेपर बंद हो गया। उन बच्चों का ना तो पेपर कैंसिल हुआ, ना ही उनका री एग्ज़ाम का कोई बात है, कोई चर्चा है। किसी के री एग्ज़ाम की कोई चर्चा है? तो बिल्कुल भी। क्या होगा उन बच्चों का? तो पूरे साल ही खराब है। दिया कि जाओ घर जाओ, री एग्जाम नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होगा। साफ मना कर दिया था कि जाओ घर। ये तो सरासर गलत है। उन बच्चों का दोबारा पेपर लेना चाहिए। बिल्कुल पेपर लेना चाहिए। और उन बच्चों का ही नहीं, बहुत सारे बच्चे। देखो एक बच्चा ऐसा है, मैं हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी, मुझे पक्का भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा पेपर में गड़बड़ हुई, मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन एक दूसरा बच्चा है जिसकी तैयारी नहीं थी, उसने फॉर्म भरा था, उतनी तैयारी नहीं थी, गड़बड़ हो गया। वो कह रहा है ठीक है ना, मेरा तो वैसे ही नहीं हो रहा था। यानी कि जो 50-55 हज़ार लोगों ने ग्रीवियंस भेजे हैं, जो मेल उन पे गए हैं, वो तो वो बच्चे हैं जिनको ये भरोसा था कि सिलेक्शन होगा। यानी कि लाखों की संख्या में वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने ग्रीवियंस वहाँ पे भेजे नहीं है, गलत उनके भी साथ हुआ है। तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन अब दिक्कतें भी बहुत बड़ी रही हैं इन लोगों की। 2 दिन लगातार प्रोटेस्ट हुआ है ना, लगातार आवाज़ उठाए सारे शिक्षकों ने मिलकर। शिक्षकों को पीटा गया, हमारा पीटा गया, फिर डिटेन कर लिया गया, FIR लगा दिया गया। तो अभी क्या उम्मीद है आगे? देखो आगे की एक ही उम्मीद है, आगे की उम्मीद है ये बच्चे ये जो साथ में खड़े हैं ना, जिनका पेपर है, जिनके साथ इंजस्टिस हुआ है। देखो मैं हूँ, आवाज़ उठाई जाएगी, टीचर्स को उठाया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, आवाज़ दबा दी जाएगी। लेकिन जिसके साथ गलत हुआ उसकी आवाज़ कौन दबाएगा? जब बच्चा खुद आवाज़ उठाएगा, जब बच्चा खुद अपना ज्ञापन लेके अपने कंसर्न MLA के पास जाएगा, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएगा, अपना जो भी DM है, MP हैं, जिनके पास जाएगा, उसकी आवाज़ को कौन दबाएगा? जिसके साथ ना अन्याय हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चे, मैं आपको बताऊं, रो के मैं लिटरली जब बच्चों से बात करता हूं ना, रोना आता है। रात भी मेरे पास फ़ोन आ रहे थे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी की जो अर्निंग है ना महीने की, वो 3,000 रुपये महीने है। 100 रुपये डेली के हिसाब से गांव में कहीं मजदूरी करते हैं, और उन्होंने अपने बच्चे को पूरे 2-3 साल पढ़ाया है, कैसे कैसे कोचिंग कराई है।
इवन 500 रुपए का बैच लेने के लिए भी ना उन लोगों को 500 बार सोचना पड़ता है। ऐसे बच्चे का पेपर डाल दिया जाए 600 किलोमीटर दूर और उस बच्चे को वहां पे 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए का खर्चा करके जाया जाए और वहां जाके पता चल रहा है कि पेपर ही कैंसिल हो गया, तो किस तरीके का फील होगा। 4-4, 5-5 महीने की अर्निंग बच्चों के सेंटर पे निकाल दी जा रही है, ये फेयर नहीं है। और इस चीज़ के लिए बच्चा खुद आवाज़ उठाएगा और ये आवाज़ हमारी नहीं है, ये किसी टीचर की आवाज़ नहीं है, किसी एक की नहीं है, ये उस हर एक पीड़ित बच्चे की आवाज़ है जिसको दर्द हुआ है, जिसको दुख हुआ है। अगर करोड़ों में ट्वीट हुए हैं ना, तो टीचर करोड़ों में नहीं है, टीचर तो गिने चुने, करोड़ों में अगर कोई है ना तो वो स्टूडेंट्स हैं और इसीलिए वो इतने ट्वीट हो पाए। उनके साथ गलत हुआ है तभी आवाज़ उठा रहा है। बिल्कुल गलत ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी रात को भी हमें टाइम देने के लिए। बिल्कुल, देखो जब जब बच्चों की बात है, सीपीओ का मुद्दा था, मैं अकेला जाके रोड पे बैठा था, आज और बच्चों का मुद्दा है, मैं यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा धर्म है, हम कर्तव्य भी यही, बच्चों को भी यही मॉरलिटी सिखाते हैं। मैं बहुत सारे मॉरल लेक्चर्स भी देने की कोशिश करता हूँ और उसमें यही बताता हूँ कि जो हमारा कर्तव्य है हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम बच्चे से ये कह सकते हैं कि आज आपका कर्तव्य है कि कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आपकी 3 पीढ़ियाँ आपको याद रखें कि आपकी इस पीढ़ी ने बदलाव लाया था परिवार में, तो ये मेरा भी कर्तव्य है कि जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी है उसके लिए मैं यहाँ रोड पे खड़ा हूँ।